सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा मां कवित्री थीं और बंगला भाषा में लिखती थीं। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 13वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। वे 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गईं और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह वर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रहीं। उन्हें हिंदी, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली आदि सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 वर्ष की उम्र में सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था, जिससे उनकी बहुत वाहवाही और नाम हुआ था। सरोजिनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे की पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वे एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डालती हैं, जिससे उनके पिता देख अचंभित हो जाते हैं और वे उनकी कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाते हैं। वे उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाते हैं, जिसे देख नवाब बहुत खुश होते हैं और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गईं। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरतो कॉलेज से पढ़ाई भी की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी नायडू जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में ही रही। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजिनी ने 19 साल की उम्र में 1898 में गोविंदराजुलू नायडू की जीवन संगिनी बनना स्वीकार किया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था, जो उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक तरह से क्रांतिकारी कदम था, मगर उनके पिता ने उनका पूरा सहयोग किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। उनके 4 बच्चे भी हुए, जयसूर्या, पद्मज, रणधीर और लीलामणि। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन के दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी से मिली। भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह महिलाओं को जागरूक किया। 1914 में इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गईं। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र, सत्याग्रह हो या संगठन की बात हो, हर जगह दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गईं। वर्ष 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गईं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने 21 महीने के लिए जेल जाना स्वीकार करा। उनका गांधी जी से मधुर संबंध था और वो उनको मिकी माउस कहकर पुकारती थीं। संकटों से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर ये देश प्रेम की अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। वे बहुभाषाविद थीं और क्षेत्रानुसार अपनी भाषा शैली बदल लेती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर उन्होंने वहां उपलब्ध सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सरोजिनी नायडू को भारत को किला के रूप में भी जाना जाता है। यह स्वतंत्रता सेनानी और महान नेता, अच्छी कविता लेखिका के अतिरिक्त अच्छी गायिका भी थीं। सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी में कविताएं लिखना स्कूल शिक्षा के दौरान ही शुरू कर दिया था। वह रॉयल लिटरेरी सोसाइटी ऑफ लंदन की एक सदस्य बन गईं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। सरोजिनी नायडू ने
महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भारतीय थी। वह भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल 1947 से 1949 उत्तर प्रदेश में बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में 70 वर्ष की आयु में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गई। साथियों, ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।